नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके में टॉप 30 वन लाइनर्स की। साइंस जीके के टॉप 30 वन लाइनर्स आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और वन लाइनर जनरल साइंस में इसके पहले के जो हमारे पार्ट्स हैं, अगर वो आपने मिस किए हैं तो उनको देखने के लिए लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक प्राप्त करके वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, एक परजीवी का दूसरे परजीवी पर आश्रित होना क्या कहलाता है? जब एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है उपपरिजीविता। उपपरिजीविता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक क्या है? समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण का प्राथमिक उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन्स। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। क्लोनल वर्ण किसमें पाया जाता है? क्लोनल वर्ण किसमें पाया जाता है? तो क्लोनल वर्ण जो पाया जाता है वह आलू में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा का प्रयोग विशिष्ट प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा का प्रयोग किसमें होता है? विशिष्ट प्रकार के कैंसर के उपचार में। आगे बढ़ते हैं। क्या चूहे और घोड़े में पित्ताशय पाया जाता है? तो चूहे और घोड़े में पित्ताशय का अभाव होता है। चूहे और घोड़े में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, अस्पतालों में प्रयोग किया जाने वाला मंद निश्चेतक क्या है? अस्पतालों में जो बेहोशी के लिए प्रयोग किया जाता है मंद निश्चेतक, वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अस्पतालों में नाइट्रस ऑक्साइड मंद निश्चेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन की गति क्या होती है? जो पल्स रेट होती है वह मानव की कलाई में क्या होती है? तो मानव कलाई में पल्स रेट हृदय के बराबर होती है। जो पल्स रेट हृदय में जो रेट होता है स्पंदन का हृदय में होता है, तो वही पल्स रेट होती है बराबर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, श्वेत चींटी किसे कहते हैं? श्वेत चींटी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दीमक को श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? तो व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुर की एक प्रजाति है, कुक्कुर की एक किस्म है। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? जो अंगोरा ऊन होती है वह कहां से प्राप्त होती है? मूलतया जो ऊन का स्रोत है वह भेड़ होता है, लेकिन जो अंगोरा ऊन है वह खरगोश से प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग कहां किया जाता है? अल्ट्रासोनिक कहां प्रयोग होते हैं? तो भ्रूणीय वृद्धि में मापन के लिए अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निर्जलीकरण में किसकी कमी होती है? जो डिहाइड्रेशन होता है मानव शरीर में, तो उसमें किस तत्व की कमी हो जाती है? तो निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की। आगे बात करते हैं, स्त्री पुरुष में किसकी आवाज में तारत्व अधिक होता है? अगर हम तुलना करते हैं तो स्त्रियों और पुरुषों में किसकी आवाज में तारत्व जो होता है वह अधिक होता है? जो तारत्व होता है वह अधिक होता है स्त्रियों की आवाज में। इसी के कारण स्त्रियों की आवाज पतली और पुरुषों की आवाज अपेक्षाकृत मोटी होती है। आगे बात करते हैं, ऊंट में कूबड़ का प्रयोग किस लिए होता है? जो ऊंट होता है उसका जो कूबड़ होता है उसका प्रयोग होता है वसा के संग्रह के लिए, उसमें वसा का संग्रह होता है। आगे बात करते हैं, लॉन्ग टेल का घटक क्या है? जो लॉन्ग टेल है
उसका घटक क्या है? तो लॉन्ग टेल का घटक यूजेनॉल है। आगे बात करते हैं नीला तोता क्या है? नीला तोता क्या है? तो नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सिंदूर का रासायनिक नाम। तो सिंदूर है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो क्या है? ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला सवाल है माचिस निर्माण में किसका प्रयोग होता है? जो माचिस बनती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस निर्माण में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायु में नहीं पाई जाने वाली गैस। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वायु में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है अधूरे प्रज्वलन में वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? जब कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जब प्रज्वलन अधूरा होता है, तो उसमें से वाहनों में से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा अम्ल वर्षा क्या होता है? जो अम्ल वर्षा होता है वह क्या होता है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में, अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला सवाल है हमारा वाणिज्यिक ऊर्जा का आधार स्रोत क्या है? जो कॉमर्शियल एनर्जी है उसका आधार स्रोत क्या है? तो कॉमर्शियल एनर्जी का जो आधार स्रोत है वह हमारा कोयला है। कोल ही किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए बेस पॉइंट तैयार करता है। अगला सवाल है हमारा ओजोन क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? ओजोन क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है ओजोन परत का लाभ क्या है? जो ओजोन परत है उसका लाभ क्या है? तो ओजोन परत का जो लाभ है वह यह है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट, उनके अवशोषण का काम करता है ओजोन परत। अगला सवाल है फ्लाई ऐश कैसे प्राप्त होती है? फ्लाई ऐश क्या होता है? तो फ्लाई ऐश जो पत्थर का कोयला होता है उसके दहन से प्राप्त होती है। जब पत्थर का कोयला पूर्ण रूप से जल जाता है तो उसके दहन से फ्लाई ऐश हमको प्राप्त होती है। अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अगला सवाल है जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है वह कार्बन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भूप्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है, जो कि 46.5% के आसपास पाया जाता है। आगे बात करते हैं सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम। अगला सवाल है हमारा सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो जो सबसे कठोर धातु है वह कौन सी है? वह है हीरा, जो कि कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप है। हीरा जो कि कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप है, यह सबसे कठोर धातु है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की वन लाइनर टॉप 30 साइंस जीके की। वन लाइनर साइंस जीके पार्ट 5 में हम अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर्स के साथ नया वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से वीडियोस हमारे जितने भी हैं वो वहां से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।